नमस्कार सभी को। आप सभी जानते हैं कि 2026 में एसएससी जीडी की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है और लाखों बच्चों और उनके परिवारों का भविष्य उस पर टिका हुआ है। तो आज की वीडियो उस हर बच्चे के लिए जरूरी है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है। मैं आपको आज सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या आएगा, आपकी एज कहां से कहां तक काउंट होगी, एज लिमिट क्या होगी, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, फिजिकल कितने समय में करना चाहिए, मेडिकल में क्या क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे ले। तो बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन तो ले लेंगे, ठीक है आपने पढ़ाई के बारे में तो बता दिया, लेकिन क्या हम इसके लिए एलिजिबल है, हमारी एज इतनी है, हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है। कमेंट करके बच्चे बोल रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं चाहता हूं इस एक वीडियो में सारे डाउट क्लियर करना बच्चों के, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाए। तो दोस्तों बड़े ध्यान से बात समझना। सबसे पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहां पे आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे, और साथ के साथ अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आप यहां पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं आपको देने वाला हूं फ्री मैथ का कोर्स। आप देख रहे हो फ्री मैथमेटिक्स कोर्स है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स आपको मिलने वाला है। यहां पर आपको बेसिक से लेकर टॉप तक मिला जाएगा। और आप जब इसको करोगे तो ज्वाइन टेलीग्राम इसलिए करना जरूरी है कि वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल रही होगी, प्रैक्टिस सीट मिल रही होगी, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल रहे होंगे। अब हम बात करते हैं अपने मोटिव पर कि हमारा मोटिव क्या था इस वीडियो को बनाने का। देखो ये बात आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी में 8 प्रकार की पोस्ट होती है। कौन कौन सी पोस्ट होती है? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीबी और एसएसएफ। अच्छा, किस पोस्ट के क्या काम होते हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपको कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए पहली और कौन सी नहीं भरनी चाहिए, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रही है बच्चों को, वो आ रही है एज को लेकर। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी तक एज नहीं हुई है, वो कंफ्यूजन में है कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एज के लास्ट पड़ाव पर है, यानी कि उनको डर है कि कहीं हमारी एज ना निकल जाए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो और इन चीजों को ध्यान से समझते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस भर्ती में एलिजिबल हो या नहीं हो। ध्यान से बातों को समझना। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था जो 2025 में भर्ती जिसका अभी फिजिकल चल रहे थे, तो उसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 15 अक्टूबर को आया था, 15 अक्टूबर 2024 को। अच्छा, इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि आपकी बच्चे की एज जो है वो 1 जनवरी 2025 तक, 1 जनवरी 2025 तक 18 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। अब इस 18 साल से 23 साल के बीच में तो बोल दिया। अब बच्चे को डाउट हुआ कि सर मेरी एज इतनी है, क्या मैं एलिजिबल हूं? अच्छा, काउंट नहीं करना, आपको ऐसे समझना है कि आप 2 जनवरी 2002 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग, और 1 जनवरी 2007 के बाद में पैदा नहीं होने चाहिए थे, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लास्ट था। आप खुद सोचो, ये 2000 जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, ये 2024 है कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और अब जो कैलेंडर आएगा आया हुआ है उसमें 2025 आ रहा है। तो यानी कि 1 साल बढ़ रहा है। अब 1 साल बढ़ रहा है तो आपको भी पता है कि आपका जो फॉर्म है वो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी चांस है कि इसी साल आ जाए, यानी कि दिसंबर के एंड तक आ जाए। नहीं आए तो जनवरी में तो 100% आ ही जाएंगे। अब मैं मानता हूं पहली कंडीशन, दो कंडीशन हो सकती है, एक दिसंबर में आ जाए और एक आए जनवरी में। अच्छा, बड़े ध्यान से इस बात समझना, अगर वो दिसंबर तक आते हैं तो ये वाली एज काउंट होगी। आपको 18 साल से 23 साल एज तो मांगेगा, लेकिन वो कब मांगेगा? 1 जनवरी 2026 तक मांगेगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, आपका जन्म 2 जनवरी 2003 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जनरल के लिए मैं बता रहा हूं, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपनी एज जोड़ लेना। मान लो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है तो 3 साल और एक्स्ट्रा कर लेना। ठीक है, अब ध्यान से बात समझना, अगर आपका फॉर्म जनवरी में आता है बेटा, जैन 2026 में आता है, तो आप इस बात को भी समझ लेना, यहां पे कुछ बच्चों को बेनिफिट मिल सकता है और कुछ बच्चों को नुकसान हो सकता है।
क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर आपकी एज 18 साल से 23 साल तो मांगेंगे, 18 से 23 के बीच में तो मांगेंगे, लेकिन ये जब एज मांगेंगे तो ये 1 फरवरी 2026 को मांगेंगे। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है, देखो जब फॉर्म आते हैं ना, फॉर्म आते हैं, नोटिफिकेशन आता है, तो कभी भी उससे पहले की डेट नहीं मेंशन नहीं होती। नोटिफिकेशन जब फॉर्म भरा जाता है, या तो उसकी ड्यूरेशन की होगी या उसके बाद की होगी। यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि चांस 100% चांस है कि आपका 1 फरवरी 2026 से मांगेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? इसमें ये प्रॉब्लम होगी बेटा, जो लोअर एज है वो 2 2000 कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। यानी कि आप इससे पहले नहीं होने चाहिए, और 1/2/2008 के बाद नहीं होने चाहिए। तो बस एक ही महीने का फर्क पड़ेगा, इसमें एक महीने में कुछ बच्चों का नुकसान हो जाएगा और कुछ बच्चों का बेनिफिट हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, मैंने क्या बात समझाई आपको। अगर आपके फॉर्म आते हैं दिसंबर 2025 तक तो ये वाली एज काउंट होगी, और दिसंबर 2025 के बाद अगर जनवरी में पॉसिबिलिटी है कि आ गए तो ये वाली एज काउंट होगी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आप जनवरी में क्यों बोल रहे हो? देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जनवरी में आएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसी महीने में 2026 में ही आ जाने चाहिए, पर फिर भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम लेट हो चुके हैं। तो उम्मीद तो यही है कि दिसंबर तक आ जाए, लेकिन फिर भी अगर जनवरी में आता है तो ये एज काउंट होगी। ध्यान से बात समझ लेना, पूरी वीडियो देखे बिना कमेंट मत करना, आगे समझना ध्यान से। अब यहां पे आपको इस एज में अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप 5 साल ऐड कर लेना, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल ऐड कर लेना। एक्स सर्विसमैन के अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पूरी की पूरी, ठीक है? ध्यान से बात समझना। जो 1984 में गुजरात में दंगे हुए थे, सॉरी 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे, अगर कोई उस दंगे में बिलोंग करता है तो बेटा यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? 5 साल का एक्स्ट्रा रिलेशन मिल जाएगा, यानी कि अलग से छूट मिल जाएगी, ठीक है? 1984 में जो दंगे हुए थे, है ना, और 2002 में। इसी प्रकार से अगर बेटा यहां पर ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है 5 साल, ये ओबीसी है तो 8 साल है, और आप SC ST है तो 10 साल है, यानी कि इनको अलग से छूट मिलेगी गुजरात वाले लोगों को। अब देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस सर्कुलर डेट of a claim of SC ST OBC EWS state of any benefits, fee concession, reservation and age relaxation etc will be closing date for the receipt of the online application form। यानी कि जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग डेट होगी, उस क्लोजिंग डेट से पहले आपके सर्टिफिकेट बने होंगे SC का, ST का या OBC का या EWS का, ये इस क्लोजिंग डेट से पहले बन जाने चाहिए, ठीक है ना? यानी कि अगर आपके फॉर्म मान लो दिसंबर में भरने खत्म हो जाएंगे, मान लो भाई 25 दिसंबर तक फॉर्म आपकी लास्ट डेट है, तो 25 दिसंबर से पहले ये आपके बने होने चाहिए। और मेरा कहना ये है कि अभी इनको बनवा कर रखवा लो, ताकि स्ट्रेस ही खत्म हो जाए, टेंशन ही खत्म हो जाए। दूसरा, ईडब्ल्यूएस के लिए एक चीज और है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक चीज और है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के आधार पर नियुक्ति लेना चाहता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास 2025 और 2026 के लिए वैध आय संपत्ति का प्रमाण पत्र हो, जो कि 2024 और 2025 की आय के आधार पर जारी किया गया होगा। यानी कि यहां पर आपको ध्यान से बात समझ लो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने 2024-25 का ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाया तो पहले तो उसको बनवाओ, ठीक है? उसको बनवाओ। अब उसके बेस पर 2025 और 26 का बनवाना पड़ेगा आपको बाद में। मतलब ये है कि आपके पास पहले ये होना चाहिए और उसी के बेस पर ये 2025 और 26 का होना चाहिए। अच्छा, ईडब्ल्यूएस का फायदा पाने के लिए प्रमाण पत्र उसी फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 में होना चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको अभी की बता रहा हूं, ठीक है ना? अच्छा बेटा, इसको ये बात ध्यान रखना
कि आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र वैध और ताजा होना जरूरी है। ये एसएससी का नोटिफिकेशन है, वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और नया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुराना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये बच्चे इस बात को समझ लेना बड़े ध्यान से, ठीक है। अब चलते हैं हम यहां पर एनसीसी। अगर किसी बच्चे के पास है एनसीसी का, अगर बच्चे के पास सी सर्टिफिकेट है तो उसको टोटल मार्क्स का 5% रिलेक्शन वो मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और बी है तो उसको 3% मिल जाएंगे, और सी है ए है तो सॉरी उसको 2% मिल जाएंगे। मतलब 5% का मतलब 8 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाएगा। यहां पर 4.8 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाएगा, और यहां पर 3.2 मार्क्स का बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट किया है। बहुत बड़े मार्क्स होते हैं 8 मार्क्स, ठीक है। अब आगे चलना ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अगर हम सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करते हैं, सिलेबस की भी बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। सर सिलेक्शन की प्रोसेस में 4 चीजें होती है। पहला होता है सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दूसरा होता है पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तीसरा होता है मेडिकल, और चौथा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो जो पहली बाधा है आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, हम सबसे पहले एक बार इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लेना कि आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए, यानी कि आपने अभी तक मैट्रिक पास कर ली हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे ग्रेस है 2 नंबर का, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरे नंबर कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस कितनी होनी चाहिए? 10वीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया कि सर मैं 12वीं कर रहा हूँ फिलहाल, और 12वीं करने के साथ साथ में क्या मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर सकता हूँ? तो मेरा जवाब ये है बेटा, आपके पास 2 चॉइस होगी। पहली चॉइस ये कि आपको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वहां पर आप 12वीं के मार्क्स मत देखो, बस 12वीं को पासिंग करने की कोशिश करो और एसएससी जीडी की तैयारी पर फोकस करो। लेकिन अगर आपके पास अभी जॉब की इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि जरूरी नहीं है जॉब, तो पहले 12वीं को अच्छे स्कोर करो, उसके बाद में आप एसएससी जीडी का नेक्स्ट टाइम एग्जाम दे सकते हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे, ठीक है। ध्यान से बात समझना। देखो, अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी के सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होता है, 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। एक आप सभी जानते हैं, एक रीजनिंग होता है, एक मैथमेटिक्स होता है, एक जीएस होता है, और जो चौथा होता है लैंग्वेज होता है, बेसिक लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल आपके 160 मार्क्स होते हैं। 60 मिनट का समय मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.2 पर रॉन्ग क्वेश्चन। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.2 मार्क्स मिलेंगे, और एक राइट कर दिया तो 2+ के मिलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग से डरने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना खुल के, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन, पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो अगर आपको लास्ट में पता चला कि आपने 84 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, 84 नहीं 64 क्वेश्चन कर लिए, और आपको पता चला कि आपने 16 क्वेश्चन पे तुक्का मारा, 16 क्वेश्चन पे तुक्का मारा जो भी मारा, और बाई चांस आपके 5 क्वेश्चन सही हो गए। बाई चांस 5, मैंने 5 ज्यादा तो नहीं बोला, कम ही बोला। अच्छा, 5 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो आपको 10 नंबर तो प्लस के मिलेंगे ये। अब जो आपके 9 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन गलत हुए, उन 11 में 2.5 के हिसाब से 2.75 नंबर आपके कट जाएंगे, और 2.75 कट जाएंगे तो यहाँ पर कितना 7.25 नंबर का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और ये बाई चांस 8 सही हो गए या 7 सही हो गए, देखो इतना चांस कम होते हैं, 5 तक सही होने के चांस है। 4 तो सबके ही हो जाएंगे अगर 16 में तुक्का मारोगे, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, तो तुक्का मार सकते हो आप। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके मुझे ये भी बोल रहे थे कि सर हमारी रीजनल लैंग्वेज का क्या है, ये रीजनल लैंग्वेज की बात चल रही है कि रीजनल लैंग्वेज जोड़ी गई है, क्या पेपर इसमें करना है, हमें क्या करना है। देखो बेटा, आपको पता है फिलहाल के लिए अभी जो पेपर आता है वो आपका इंग्लिश में आता है और हिंदी में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इन स्टेट की रीजनल लैंग्वेज आप देख सकते हो।
ये लैंग्वेज जैसे असमी होगी, बंगाली होगी, गुजराती होगी, कन्नड़ होगी, कोंकणी होगी, मलयालम होगी, उर्दू होगी, तेलुगु होगी, तमिल होगी, पंजाबी होगी, उड़ीसा होगी, मराठी होगी और मणिपुरी होगी। यानी कि ये रीजनल लैंग्वेज आपको साथ के साथ पेपर में मिलेगी। अगर आप चाहते हो तो आप इन रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हो अपना पेपर, और नहीं तो आपके पास हिंदी इंग्लिश की चॉइस है। अब आते हैं बात फिजिकल की। ध्यान से बात समझना फिजिकल के बारे में। आपको पहले ही बता दूं, अब की बार जो फिजिकल हो रहा है उसमें बहुत सारे बच्चे फिजिकल आउट हो जा रहे हैं। रीजन क्या है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। हम पढ़ने में इतना फोकस हो गए कि हमने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है, ताकि आप फिजिकली फिट रहो, मेडिकली फिट रहो। पढ़ने के साथ साथ इन चीज़ों को अभी से करना। मॉर्निंग वॉक, रनिंग, जो भी आपको करे, गेम खेलना स्टार्ट कर दो। अगर गेम भी खेल रहे हो, फुटबॉल या क्रिकेट या वॉलीबॉल, तो आपके अंदर स्टेमिना है, रनिंग करने में लास्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ रनिंग करने से ही रनिंग होगी, नहीं। अभी आपके पास अगर शाम को 1 घंटा कोई भी गेम खेल लो, गेम खेलना आपके लिए सही है मेरे अकॉर्डिंग, रनिंग करने के बजाय। अगर आप गेम खेलोगे तो उससे आपका क्या होगा, स्टेमिना बिल्ड होगा 1 घंटे का। रनिंग तो आप 10 मिनट करके थक जाओगे, गेम 1 घंटा खेलोगे तो वहां से स्टेमिना बिल्ड होगा आपका, ठीक है। तो 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में करनी है, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी है, 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में करनी है, ठीक है। ध्यान से बात समझना। जो बच्चे यहाँ पर लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए, ये उनके लिए है कि आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में करनी है, और यहाँ पर गर्ल्स के लिए 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हाइट की। अब बात करते हैं किसकी, हाइट की। यस, आप बोलोगे हाँ सर हाइट की बात करते हैं। देखो नॉर्मली जनरली हाइट जो मेल कैंडिडेट है उनकी 170 सेंटीमीटर है, और जो फीमेल कैंडिडेट है 157 सेंटीमीटर है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बेटा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट जो मुझे आए, मैं आपको बता दूं, सर मेरी हाइट इतनी है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो आपको बता दूं, जो ये 170 सेंटीमीटर और ये जो हाइट गर्ल्स और मेल के लिए है, ये जनरल के लिए भी है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, ये ओबीसी के लिए भी है, और ये बेटा आपकी एससी के लिए भी। अगर आप इन कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एसटी में बिलोंग कर रहे हो, देखो ये एसटी में बिलोंग कर रहे हो, तो आपकी हाइट 162.5 मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होनी चाहिए। अब ये तो आपको ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं मणिपुर से बिलोंग कर रहा हूँ, अच्छा मैं उत्तराखंड में गोरखा से बिलोंग कर रहा हूँ, तो मेरे साथ क्या है, क्या मुझे अलग से छूट मिलेगी? ध्यान से चीज़ों को समझना। देखो ऑल स्टेट ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, उसमें जो भी ट्राइब कैंडिडेट्स है, जो भी ट्राइब कैंडिडेट्स है उनको 157 मेल के लिए है और 147 फीमेल के लिए। देखो ये भी ट्राइब्स थे, ये तो सबको है ही एसटी में, लेकिन जो एसटी वाले आपके नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए ये हाइट 157 मेल के लिए और 147.5 फीमेल के लिए हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो लेफ्ट विंग से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, एक्सट्रीमेशन इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए 160 और 147 है। यहाँ पे आप कुछ पर्टिकुलर होते हैं, जैसे कि गढ़वाली हुआ, ठीक है ना, कुमायूं हुआ, डोगरा हुआ, है ना, मराठाज हुआ। और बेटा ये सारे अगर कैंडिडेट है आप, या यूनियन टेरिटरी असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपकी हाइट मेल कैंडिडेट की 165 होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 155 होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, आप मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो 162 और 152.5 होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ हाइट की प्रॉब्लम आपकी सबकी सॉल्व हो गई। अब देखो ध्यान से, अब चेस्ट। देखो ये जो चेस्ट की बात है ये ओनली फॉर मेल है। अच्छा बिना फुलाए आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और यही आप अगर आप एसटी से बिलोंग करें तो 76 बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाए। यही आप असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, डोगरा, गढ़वाली, कुमायूं हो,
तो ये 78 और बिना फुलाई और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। ठीक है। यहीं आप हिलिंग एरिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से प्रयोग कर रहे हो, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, मणिपुर हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, सिक्किम हुआ, त्रिपुरा हुआ, गोरखा हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये 77 सेंटीमीटर आपकी बिना फुलाए और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल की। अच्छा, मेडिकल में जो जिन चीजों से बच्चे बाहर होते हैं मैं उनकी बात करता हूँ। जनरली जिन चीजों से बाहर होते हैं, देखो आपका आई साइट विजन, यानी कि आपका जो बेटर आई साइट है वो होना चाहिए 6/6। लेकिन अगर आपके वर्स्ट केस आई का 6/9 है तो भी आप मेडिकली फिट हो, तो भी आप मेडिकली फिट हो। ठीक है, अब ध्यान से इस बात को समझना। मस्ट नॉट हैव नी नोक, यानी कि घुटने आपस में नहीं भिड़ने चाहिए। ठीक है, फ्लैट फीट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फीट से मैं आपको बता दूं कि यहां पर क्या होता है ना, जैसे मान लो आपने अपना पैर भिगोया और पैर भिगोने के बाद में आपके पैर की माप कुछ ऐसी बनी, यानी कि यहाँ ये गैप आया, कर्व आया। तो इसका मतलब आपने पैर रखा, कर्व आया, तो आप फ्लैट फीट नहीं हो। लेकिन अगर ये कर्व नहीं आया, ये ऐसे सीधा आ गया, तो बेटा इसका मतलब आप फ्लैट फिट हो। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे मेडिकली परमानेंट अनफिट हो, क्योंकि आप ढलान वाले एरिया, चढ़ाई वाले एरिया में नहीं चढ़ पाओगे, उसके लिए फ्लैट फुट में फिसलना की दिक्कत होती है। अच्छा, स्क्विंट इन आई, मतलब आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बच्चों की होती है जनरली बचपन से प्रॉब्लम कि आई अगर ये है, ये 2 आई है, तो एक स्टेट देख रहा है और एक आई लग रहा है कि जैसे इधर देख रहा हो, है ना, या एक आई किसी दूसरी तरफ को देख रहा हो। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो भी आप मेडिकली अनफिट हो। ठीक है। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि रंग की पहचान नहीं होती बेटा, ये भी यहाँ पे भी आप मेडिकली अनफिट हो, परमानेंट मेडिकली अनफिट हो। अच्छा, आपको वेरिकोन्स वेन है, यानी कि नस फूली हुई है आपकी। जैसे क्या हुआ, जैसे मान लो आप मेरा हाथ देखोगे, यहाँ पे आपको कोई नस नहीं दिख रही, ये ज्यादातर पैरों में होता है। यहाँ से कोई नस उभार ले जाए और वो अलग से दिखे कि फूली हुई, तो उसको बोलते हैं वेरिकोन वेन्स। अगर वो है तो भी आप मेडिकली अनफिट हो। अच्छा, आपके पास स्पेक्टल्स है तो अलाउ नहीं हो, कॉन्टेक्ट लेंस है तो अलाउ नहीं हो, और लेसिक सर्जरी है तो भी आप अलाउ नहीं हो। लेकिन आप इस बात को समझना कि अगर आपने लेजर सर्जरी करा ली, अगर आप इस लेजर सर्जरी को 6 महीने पहले करा ले तो अपने मेडिकल से, यानी कि अभी आप लेजर सर्जरी करा लो, क्योंकि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद में भी आपका मेडिकल होगा, तो इसका पता नहीं चलता, चांसेस बहुत कम होते हैं कि पता चले। लेकिन अगर आप ताजा ताजा कराओगे तो पता चल जाएगा, तो अनफिट हो जाओगे, तो यानी कि इसका पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आप लेजर सर्जरी करा सकते हो। अब आती है सिलेबस की सबसे बड़ी बात। सर ठीक है, हम तैयारी करनी स्टार्ट कर देते, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम भी निकाल लेंगे, सिलेबस क्या है ये तो बताओ। देखो मैं सिलेबस, देखो ये जो नोटिफिकेशन में आएगा वो ये सिलेबस है, ठीक है ना, वो ये सिलेबस है, और जो पेपर में पूछा जा रहा है वो ये सिलेबस है। दोनों है तो एक्चुअल में सेम ही, लेकिन मैं आपको बता दूं पेपर में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, और नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है आप समझ सकते हो। संख्या प्रणाली आती है, पूर्ण संख्याओं की गणना आती है, दशमलव भिन्न आती है, और संख्याओं के बीच का संबंध आता है, और बेसिक कैलकुलेशंस आती है। ये नंबर सिस्टम। एलसीएम एचसीएफ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, डिस्काउंट आएगा, रेशो प्रपोर्शन आएगा, एवरेज आएगा, परसेंटेज आएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या आएगा, बोट एंड ट्रेन आएगा, मिक्सचर एलिगेशन आएगा, और मैंचुरेशन आएगा। ये आपका 2024 में आता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री आएगा, ये आएगा, फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा। नहीं बेटा, सिलेबस में ही नहीं था तो आएगा कैसे। अगर आया भी गलती से तो कभी कभी एक बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है, और वो बेसिक सा क्वेश्चन आप बिना पढ़े भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी सा। अगर हम जीके की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टेट जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम, अवार्ड एंड ऑनर, स्पोर्ट्स, म्यूजियम और म्यूजिक एंड डांस एंड करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपकी किसमें आती है, जीके में आती है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप देख सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, एनालॉजी क्लासिफिकेशन आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशन,
है ना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टेस्ट, सीरीज टेस्ट, डाइस एंड क्यूब, वाटर एंड मिरर इमेज, है ना, फॉर्मेशन ऑफ लेटर, फिगर रोटेशन, इमेज रोटेशन, वेन डायग्राम एंड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है एसएससी जीडी में। ठीक है, अब अगर मैं हिंदी की बात करूं, बेसिक हिंदी, देखो लिखा गया है कि बेसिक नॉलेज हो हिंदी की, लेकिन बेसिक नॉलेज में ये सारी चीजें वो पूछता है। क्या पूछता है? एक सार्थक शब्द पूछता है, मुहावरे लोकोक्ति पूछता है, शब्द युग्म पूछता है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, तत्सम तद्भव, विशेषण, लिंग, अनेकार्थी शब्द, अन्य शब्द और गद्यांश। अब बेटा बच्चे को क्या डाउट है कि एडुकेटिव पेपर करा रहा है, क्या वो इसको सिलेबस को बदल देगा? अरे जब बेसिक हिंदी है तो बेसिक हिंदी ही पूछेगा। अगर मान लो संधि पूछी तो कोई सिंपल सी संधि पूछेगा, थोड़ा सा और पढ़ लेना, इतना पढ़ोगे तो। अगर पूछा, चांस तो कम है कि ना ही पूछे, बट फिर भी अगर पूछ लिया तो थोड़ा सा और पढ़ लेना, है ना। जहां इसको मान लो 30 घंटे में कवर करोगे, 10 घंटे और पढ़ लेना, 40 घंटे हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं आपकी सैलरी की। यहाँ पे आपको बताऊं, जो एनसीबी है वो पे लेवल 1 होती है, और जो आपके अदर जॉब होती है वो पे लेवल 3 होती है। अच्छा, यहाँ पे जो एनसीबी है उसका 18,000 से 56,900 होता है बेसिक पे, और इसका 21,700 से 69,100 होता है। देखो ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। अब बच्चा बोलेगा क्या 21,700 आएगा? नहीं बेटा, मैं आपको बता दूं, अगर आप इनमें से किसी भी जॉब पे जाते हैं और आपकी मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं, स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं, तो ये स्टार्टिंग सैलरी 40K प्लस होने वाली है मिनिमम, ये मिनिमम होने वाली 40K प्लस। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि 50K प्लस हो जाए। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इन सभी फोर्सेज में आपको रिस्क अलाउंस भी मिलता है। रिस्क अलाउंस मतलब जैसे कि आप जिस जगह पोस्टिंग हो उस पर आपके लाइफ का कितना रिस्क है, वहां पे भी आपको रिस्क अलाउंस मिलता है, एक्स्ट्रा पे आपको गवर्नमेंट करती है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ना, ताकि सारे डाउट बच्चों के क्लियर हो जाए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाए। मैं फिर बोलता हूं कि आप अगर चाहते हो मैथमेटिक्स की तैयारी करना, तो आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको वीडियो को लिंक मिलते रहेंगे, साथ के साथ डेली मिलते रहेंगे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और एक वीडियो पे प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अगर आपको बातें जेन्युइन लगी, सारी चीजें जेन्युइन लगी, तो आप कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे कि एसएससी जीडी के लिए सबसे बेहतरीन पोस्ट कौन सी होती है, किस पोस्ट पे आपको कितना प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आपको सोचना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।